हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न से हूँ। मैं आज आपको कक्षा 9वीं का स्पर्श भाग का व्याकरणिक जो हमारी व्यवहारिक व्याकरण होती है उसके बारे में आज जानकारी दूंगी। हमारा आज का ग्रामर का टॉपिक है शब्द व पद। शब्द आप जब सभी जानते हैं वर्ड, और पद जो शब्द सेंटेंस में प्रयोग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। तो इसकी डिटेल के बारे में हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है शब्द व पद। यह एक ग्रामर का पार्ट है, इसे बोलते हैं व्यवहारिक व्याकरण। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा। शब्द जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाला नया सार्थक वर्ण शब्द कहलाता है। वर्ण समूह शब्द कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे सोहन, मोहन, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द वर्णों का मेल होता है, शब्द सार्थक वर्ण समूह होता है और शब्द को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है। शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं। वर्णों का सही शब्द समूह वर्णों का वही शब्द समूह कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? ये स्वतंत्र है, ये इंडिविजुअल है, इन्हें हम शब्द कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, वह सार्थक और अर्थपूर्ण शब्द भी कहा जा सकता है उसे। ठीक है। उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है। सार्थक यानी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण या भी मीनिंगफुल ही होता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे कलम, अगर ये अलग अलग है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही इनको जोड़ा गया ये कलम बन गया। कलम का अर्थ है पेन, तो ये एक मीनिंगफुल शब्द बना। ऐसे ही अगर हम ल म क कर देंगे तो ये शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने यहाँ 4 उदाहरण दिए, इनमें से केवल पहले 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है, बाकी 2 को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कलम का अर्थ होता है विशेष, कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। कलम और कमल दोनों ही अर्थपूर्ण शब्द हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु अन्य 2 लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा, मीनिंगफुल वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जा सकता है? शब्द कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमने पढ़ लिया शब्द, अब हम पद पढ़ेंगे। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रह करके व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, एक सेंटेंस में प्रयोग लिया जाता है, तो वो शब्द न रह करके क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि के आधार पर बंद करके वो पद बंध जाता है। जैसे सीता गाती है, अगर इंडिविजुअल हमने सीता पढ़ा तो वो शब्द है, लेकिन गाती है उसके साथ क्रिया जुड़ गया, एक सेंटेंस में वो प्रयोग हो गया, तो अब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब ये शब्द नहीं रहेगा। जैसे ईश्वर रक्षा करे, ईश्वर एक इंडिविजुअल है तो वो शब्द होगा। अगर वो सेंटेंस में प्रयोग हो गया, उसके साथ क्रिया, लिंग, वचन, कारक का प्रयोग हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का
वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है, राम करता है, आम उसका कर्म है, खाना उसकी क्रिया है, तो ये सब मिलकर के पद बन जाते हैं। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा और खा रहा का पद है क्रिया। यानी पद का परिचय ये क्या है संज्ञा, ये क्या है क्रिया, ये क्या है कर्म। ठीक है, तो इस तरह से शब्द पद बन जाता है। शब्द पद कब बन जाता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है उसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द को पद कहा जाता है। ये राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, ये सभी क्या है पद है, क्योंकि लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर इसमें चेंजेस हो जाते हैं। अब एक बात और है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। शब्द और जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वर्णों का समूह होते हैं, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में। शब्द का अर्थ परिचय होता है जबकि पद का क्या होता है व्याकरणिक परिचय। हमने शब्द का अर्थ निकाला जबकि पद का हमने व्याकरणिक परिचय निकाला। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देते हैं। ठीक है, पद शब्द का लिंग, वचन, कारक, क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद का लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध होता है, तभी वो पद बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वर्णों का समूह होते हैं। शब्द क्या होते हैं इंडिविजुअल होते हैं और वो सार्थक और अर्थपूर्ण होते हैं, तभी उनका प्रयोग होता है। और जो पद होता है जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है और वो मीनिंगफुल हो जाता है और उसका लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम के आधार पर उसका प्रयोग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है शब्द न रह करके वो पद बन जाता है। तो इस तरह से हमने शब्द और पद में अंतर देखा। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द के वर्गीकरण में सबसे पहला है हमारा स्रोत या इतिहास, हिस्ट्री के आधार पर शब्द भेद। सबसे पहले है ये 4 प्रकार होते हैं इसके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी और संकर। 5 हो जाते हैं, कहीं कहीं 4 का भी प्रयोग होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् यानी उसके, सम यानी समान। उसके समान यानी किसके समान संस्कृत के शब्दों के समान, यानी वह संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं लेकिन वो वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्म, सूर्य, रवि, कवि, नृत्य, वायु, पुस्तक, अश्रु, दधी, ठीक है, शीर, खीर, इस तरह से जो शब्द है जो संस्कृत भाषा के हैं। तद्भव क्या होता है तत्सम से उत्पन्न होने वाले, यानी उनमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही संस्कृत के शब्द है थोड़ा थोड़ा उनमें टाइम के साथ परिवर्तन आया और वो तद्भव बन गए। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग लिए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे दधी को हमने दही में बदल दिया, सत्य को हमने सच में बदल दिया, कर्म को हमने काम में बदल दिया, सूर्य को सूरज, अग्नि को आग, भाई को भ्राता, अश्रु को आंसू, इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए 2 प्रकार। नेक्स्ट पे आते हैं देशज। देशज क्या होते हैं, हम जिसे बोलते हैं देशी भाषा, जो हमारे आसपास की
लैंग्वेज हमारे बोलचाल में प्रयोग होते हैं, है ना। हमारी राजस्थान या जैसे हमारी अपने अपने अलग अलग अंचल हैं, वहां पे प्रयोग किए जाते हैं। अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को बोलते हैं। तो जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग लिए जाते हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे फावड़ा, लोटा, खिड़की, थैला, जूता, सड़क, डिबिया, झुग्गी, फटकार, खिड़की, ये शब्द हमारी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं विदेशी या आगत। विदेशी भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, इन्हें अंग्रेजी शब्द भी हम कह सकते हैं। या अब विदेशी में सारी लैंग्वेज आती है, पुर्तगाली, अफगानिस्तानी, ठीक है, सारे शब्द आते हैं, फ्रांसीसी, यूरोपी, सारे। वह शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वह विदेशी या आगत। आगत यानी अर्थ होता है आना, बाहर से आना, ठीक है। जैसे कारतूस जो शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है, हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। कैंची तुर्की का है, अलमारी पुर्तगाली, अमरूद फारसी, बटन अंग्रेजी, मशीन स्कूल, पेंट, लाश, स्कीम, टाइम टेबल, स्पेशल आदि ये शब्द अंग्रेजी के हैं जो हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं या किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। संकर यानी मिले जुले, दो भाषाओं से मिलकर के बनने वाले शब्द। संकर शब्द दो भिन्न अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रिश्वतखोर, अब इसमें रिश्वत अरबी है और खोर फारसी है। ऐसे ही आराम कुर्सी, आराम अरबी है और कुर्सी फारसी है। डाक घर, डाक अंग्रेजी है और घर हिंदी है, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट था स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा है रचना यानी बनावट के आधार पर। इसके भी कुछ प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा रूढ़ शब्द, वह शब्द जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हों, जिनको सार्थक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको अलग अलग करने पर उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जुड़ करके ही उनका मीनिंग निकलता है। तो जैसे है हमारा उदाहरण पैर, पै और र दोनों में से दोनों को अलग करते हैं तो कोई अर्थ नहीं है, तो मिलकर के बनता है पैर, और ये हमारा प्राचीन भाषाओं से निकल करके आ रहा है। ऐसे थैला, रात, हाथ, पानी, इनको जब अलग किया तो इनका कोई मीनिंग नहीं लिख रहा, इसलिए इनको रूढ़ बोलते हैं, और रूढ़ का मतलब भी होता है प्राचीन। नेक्स्ट है यौगिक, योग करके मिलकर के बनना। यौगिक का अर्थ होता है योग प्लस किसी के योग से बनने वाला। यौगिक शब्दों के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास की सहायता से बनने वाले सारे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अनु प्लस शासन, अनु क्या है, एक उपसर्ग है, शासन का अर्थ जानते ही, दोनों को मिलाकर बना अनुशासन, तो ये एक यौगिक शब्द हो गया। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, इसमें संधि, समास, उपसर्ग वाले सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे गंगा प्लस ए, ये प्रत्यय है, ए प्रत्यय, तो गंगे बनेगा। राष्ट्र प्लस पति, समास है, राष्ट्र का पति, तो राष्ट्रपति बन गया। ऐसे ही पाठ और शाला, पाठ की शाला या पाठ के लिए शाला, तो ये समास हो गया, तो पाठशाला बन गया। इस तरह से संधि, समास, उपसर्ग के आधार पर बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़, वह शब्द जो किसी, अब तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला, अब तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला समास कौन सा है, बहुव्रीहि। तो सारे जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो उसके अंदर मिलेंगे कि तीसरा अर्थ प्रधान समास या तीसरा अर्थ, वे शब्द जो किसी विशेष या रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे पंकज, पंख यानी कीचड़, ज या जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीतंबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात पीतांबर। यहां विष्णु नहीं, यहां पे कृष्ण जी। अंबर यानी पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं, कृष्ण जी, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर।
पहला स्रोत या इतिहास, दूसरा रचना या बनावट, तीसरा है अर्थ के आधार पर। इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्यायवाची, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एकार्थी, केवल एक ही अर्थ वहन करने वाले शब्द एकार्थी कहलाते हैं, जैसे घर, रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली। ठीक है, अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे मधु का, इसमें सारे पर्यायवाची आ जाएंगे हमारे, अंबर, वस्त्र, बादल, अमृत, कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, ये सब पर्यायवाची शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों को हम अनेकार्थी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समानार्थी, किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ देना, पर्यायवाची, इन्हें भी समानार्थी बोलेंगे, इसमें सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विपरीतार्थी यानी विलोम, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला विलोम शब्द, जैसे लाभ, हानि, सत्य, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अपेक्षा, उपेक्षा, सुख, दुख, कोमल, कठोर, अच्छा, बुरा, कृतज्ञ, गृहस्थ, सन्यासी, अपमान, सम्मान, ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले सामान्य जनजीवन में प्रयोग होने वाले, जैसे तकनीकी, अब इसमें बहुत सारे प्रशासनिक शब्द, तकनीकी शब्द, तकनीकी में क्या होगा, वह शब्द जिसका उपयोग विशेष विद्या, क्षेत्र, व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, जैसे पूंजी, लागत, पर्यावरण, क्रिया, ये एक स्पेशल जगहों के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तकनीकी या पारिभाषिक। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान के शब्द, क्रिया, ध्वनि, प्रतिक्रिया, मानवीय, वाणिज्य यानी कॉमर्स से संबंधित शब्द, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रशासन, उपक्रम, एकाधिकारी, ये जो पोस्ट होती है, कनिष्ठ, वरिष्ठ, सचिव। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इसके अंदर। अब है व्याकरणिक नियम के आधार पर, तो व्याकरणिक नियम के आधार पर है फर्स्ट विकारी और अविकारी, इसके दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आता है जिनमें लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर परिवर्तन होता है, वो विकारी, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्दों को अविकारी बोलते हैं। तो विकारी में आ गया हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे नारी का नारियां बहुवचन में हो गया, लड़का, लड़के, लड़कों, सर्वनाम के आधार पर वह, इसको, उसके, तो ये उसका पद परिचय हो गया। ठीक है, फिर आ गया है विशेषण, अच्छा, बुरा, फिर क्रिया, जाता है, जाएगा, जाओगे। ठीक है, अविकारी क्या हो, वे शब्द जिन पर लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के आधार पर, मतलब सेंटेंस में उनका प्रयोग कभी भी चेंजेस नहीं आते उनमें। ठीक है, उन्हें अविकारी बोलते हैं, जिन्हें अव्यय भी बोलते हैं हम। ठीक है, जल्दी से, धीरे से, भागो। अब इसके चार प्रकार हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले, जैसे अचानक, कल, इधर उधर, धीरे धीरे, संबंधवाचक, कल तक, आज के बिना, कल के अनुसार, के बगैर, समुच्चय बोधक, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, विस्मय आदि, अरे, ओह, उफ, ये चार प्रकार होते हैं अविकारी के। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया व्यवहारिक व्याकरणिक नियम के आधार पर विकारी और अविकारी, विकारी में कोई चेंजेस, विकारी में चेंजेस होते हैं लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर, जबकि अविकारी में कोई चेंजेस नहीं होते, ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन लिंग, विभक्ति, वचन के आधार पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। अब जैसे तत्सम तद्भव में चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आता है कि तद्भव वाले शब्दों को तद्भव में बदलिए, तद्भव को तत्सम में बदलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें ये शब्द हमें थोड़े याद करने पड़ेंगे, इनकी डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। जैसे उष्ट को हम ऊंट बोलते हैं, महिष को भैंस बोलते हैं, हरिद्र को हल्दी बोलते हैं, चक्षु को आंख बोलते हैं, अश्रु को आंसू बोलते हैं, दधी को दही बोलते हैं, नृत्य को नाच, अमूल्य को अनमोल, का, कौआ, यानी ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द हैं। संस्कृत यानी तत्सम, उसके समान यानी संस्कृत के समान, तद्भव यानी उससे उदित होने वाले, किससे, संस्कृत से निकल करके आने वाले। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। शीर, खीर, पादप, पौधा, हाथ से हंसना, हस्त, हाथ, अग्नि, आग, वात, वायु, रात्रि, रात, स्वर्ण, सोना, सूर्य, सूरज, ग्रह, घर, चंद्र, चांद। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हम संस्कृत के, जिन्हें हमें हिंदी में कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है शब्द व पद। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।